अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खुशामदीद। आप सबको ईद मुबारक। और पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में मुसलमान आज ईद नहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। और ऐसे इस मौके पर आज वो अपने कश्मीरी भाइयों को, जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से हमारे भाई भारतीय बर्बरियत का इस वक्त सामना कर रहे हैं और डटे हुए हैं, उनकी कुर्बानियों को भी याद रखते हुए आज हम उस हवाले से भी ज़रूर हमारे प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू भी होगी। और साथ साथ आज की जो हमारी मेहमान हैं, बड़ी खूबसूरत हमारी साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है यहाँ पर। मैं तारुफ सबसे पहले तो कराती चलूँ। हमारे साथ हारून रशीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं महजबीन एहसन साहिबा, जो कि टीवी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। आपने 2001 से ग़ालिबन आगाज़ किया अपने करियर का। महजबीन अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शाज़िया अकबर साहिबा, जो कि शायरा हैं, माहिर मज़मून उर्दू और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आप इस वक्त पढ़ा भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं राशिदा माहीन साहिबा, आप भी शायरा हैं और आप तमाम ऑडियंस ने इनको भी अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखा हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में इस वक्त। और अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ साथ ईद का त्यौहार है नाज़रीन, और जिस तरह से मेहमानों की तारुफ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हम इस ईद के मौके को अदब के रंगों से जो है वो सजाने जा रहे हैं। और शायर के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि वो बड़े हसास होते हैं। उनकी हर त्यौहार के हवाले से, हर सूरत हाल के हवाले से उनकी एक अपनी सोच और जज्बा होता है, जज्बात होते हैं, और वो आम अफराद से जो है वो बड़े मुनफरद होता है। तो आज इस मौके पर हम उनसे ज़रूर इनके कलाम भी सुनेंगे, इनकी नज़में भी सुनेंगे। सिलसिला हम शुरुआत करेंगे हारून साहब से। हारून साहब, आपके साथ जो है वो 3 ख़वातीन और तीनों शायरा माशाल्लाह से, और अपने अपने कलाम उन्होंने लिखे। मैं इससे शुरू करना चाहूँगी अव्वल तो पहले कि आपकी ईद कैसे मनाई जा रही है, आप कैसे ईद मना रहे हैं, और साथ साथ फिर इस बात पे कि शायरी आपने खुद लिखी? कभी की थोड़ी शायरी आज़ाद नज़्म लिखी, नसरी नज़्म लिखी शायरी। अच्छा, वो मैं आपको एक आध सुना भी दूंगा। किसी ज़माने में लिखी थी 25-30 साल पहले। तो बाकी ईद कैसे मनाते हैं? ईद पढ़ने के लिए जाते हैं सवेरे उठ के। अच्छा, सुबह। और एक अदद बकरा ज़िबा करते हैं। कभी ज़्यादा भी ज़िबा करते थे, लेकिन अब उलमा इकराम कह रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा न करें। हर ख़ानदान में, हर घर में एक बकरा ज़िबा होना चाहिए। और मैं तो आपको पता है फजर की नमाज़ पढ़ के सोता हूँ, फजर के बाद सोता हूँ, और इल्ला ये कि बहुत थका हुआ हूँ तो ईद की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता हूँ। लोगों से मिलने के लिए जाता हूँ, कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं, मिलने के लिए जाता हूँ। शाम होती है तो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से हमेशा मिलने के लिए जाता हूँ ईद के दिन, पिछले 25 साल से पाबंदी के साथ। हर ईद पर ईद की शाम उनके साथ गुजारता हूँ। और क्या ईद से 4-6 दिन पहले नए नोट जमा करता हूँ अपने बच्चों को, पोते पोतियों को ईद देने के लिए। और मुलाजम हैं बहुत सारे, तो और मिलने जुलने वाले हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, तो इसी में दिन गुजर जाता है। और सब ईद पर जो जानवर, वो अब बच्चे ही आपके जाके परचेज और ख़रीदारी उसकी करते हैं? जाहिर है। पहले कभी जाते थे खुद आप? मैंने नहीं, आज एक आध दफ़ा मैं गया हूँगा, मगर किसी दोस्त के साथ। अच्छा। इसलिए कि आदमी को वो काम करना चाहिए जो उसे आता हो। तो किसी ऐसे जानने वाले को साथ ले गए जिसे कुछ तजुर्बा है। भाव-ताव करने का, बिल्कुल। भाव-ताव के अलावा ये है कि एक सेहतमंद अच्छा जानवर होना चाहिए ज़िबा करने के लिए। कोई इसको यानी बेकार नहीं समझने की कोई मुसीबत आ पड़ी है खुदा न खास्ता, तो एक अच्छा ढंग का जानवर ख़रीदना चाहिए, फिर उसको ज़िबा करने का बंदोबस्त। अब तो खैर बच्चे ही करते हैं, लेकिन एक ज़माने में हम खुद भी करते ही थे। बिल्कुल। महजबीन टीवी से वाबस्ता रही हैं, ज़ाहिर जिम्मेदारियां हम भी उसको समझते हैं अच्छी तरह के क्या होती हैं और किस तरह से मल्टीटास्किंग की जाती है। घर पे और ऐसे त्यौहार पे बिलखुसूस टाइम देती हैं? बिल्कुल टाइम देना पड़ता है स्वीटहार्ट, क्योंकि आपको पता है आपकी जॉब की जिम्मेदारियां तो होती हैं, लेकिन घर आपका एक बिल्कुल अहम इकाई है। उसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो हम जैसे लोगों को कहते हैं हाँ ये शोबिस से, इनको ईद का क्या पता। तो हमें तो ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी माँ बन के दिखाना पड़ता है, अच्छी बेगम बन के दिखाना पड़ता है, अच्छी बहू बन के दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए ना, तो हम पे कहते हैं इनका कहाँ घरदारी से इनका क्या लेना देना। तो ईद पर बिल्कुल घर पे लंच जो होता है वो मेरे घर पर ही होता है। मेरे जो इन लॉज हैं वो मेरे घर आते हैं और
खाना हम साथ खाते हैं। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इन चीज़ों से कि बहुत हर वक्त मेहमान हूँ। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, यार खुदा के लिए। तो आप खुद वैसे कुकिंग वगैरह करती हैं? मैं बिल्कुल, मैं खुद कुकिंग ज़बरदस्त। करती हूँ, कुकिंग खुद करती हूँ, और मुझे वैसे भी नहीं पसंद आता किसी को कुकिंग, मैं कहती हूँ खुद करो। तो इस आम दिनों में भी खुद करती हूँ और त्यौहार पे भी खुद। आम दिनों में भी खुद करती हैं? बिल्कुल, आम दिनों में ऑल्दो भी। कि आप माशाल्लाह से हम देख रहे भी होते हैं टीवी स्क्रीन्स पर, आपकी एक ड्यूटी जो है वो काफ़ी, बिल्कुल जी, मतलब और उसके आप- बावजूद आप अपनी घरदारी भी आता है वो, माशाल्लाह फिर आप मैनेज कर लेते हैं। जितना आप अपने आप को टफ टाइम देते हैं उतना आपको सलीका आना शुरू हो जाता है। जितने आप रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं ना, उतने आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। हाँ। बिल्कुल। शाजिया, आपकी तरफ आऊँगी, ईद कैसे मनाती हैं? जैसे सब मनाते हैं, जैसे सब मनाते हैं। स्पेशली ये कहूँगी कि जैसे सारी खवातीन मनाती हैं किचन में। किचन में और स्पेशली ईद कुर्बान जो है उस पर जिम्मेदारियाँ ज़रा ज़्यादा होती हैं कि जी वो सिर्फ ज़िबा करना। खातिन की मसरूफियात ईद से पहले ज़्यादा नहीं होती खरीदारी के लिए? जी, ईद से पहले हाँ, चांद होती रात है। तक। लेकिन इस ईद पे वो जो है ना एहतमाम जो है, जैसे कपड़ों का, जूतों का या दीगर जो एक्सेसरीज हैं उनका निस्बतन कम होता है। बाज़ारों में भी आप देखें कि अभी 2 महीने पहले एक ईद गुजरी होती है, तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि ज़्यादा उनकी तवज्जो, ज़्यादा एहतमाम कुर्बानी के जानवर की तरफ, या बच्चों का भी ज़्यादा रुझान इधर होता है। तो ख़वातीन तो किचन की ज़िम्मेदारियाँ हैं या घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं या मेहमानों की मेहमानदारी है, तो उसी में सारा वक्त जो है सर्फ हो जाता है। बस ये अच्छा है कि ईद के हवाले से कि हमें उन सारी वो जो एक रूटीन लाइफ है उससे हट के सब अपनों से मिलने का मौका मिलता है। सब बहन भाई मिलके बैठते हैं, अम्मी के घर जाना, फिर सारे बहनों का आना वहाँ पे, उन सब की मौजूदगी, बच्चों का आपस में गैदरिंग। लेकिन जो सब जमा होते हैं तो फिर वो क्या आलम होता है, ये भी हम फिर वापस अपने अपने घरों को ऐसे भागते हैं सुकून की तलाश में कि घर जाके सो जाएं। बिल्कुल। और ईद इस्लामाबाद में ही होती है आपकी? हाँ, ईद इस्लामाबाद में, चूँकि मेरा जो है गांव भी करीब है फतेहजंग, तो इस्लामाबाद से वो हार्डली 1 घंटे का डिस्टेंस है। हम ईद इस्लामाबाद में करते हैं, फिर शाम को अम्मी के तरफ चले जाते हैं और अम्मी के घर सबका इज्तिमा होता है बहनों भाइयों का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। राशिदा, ईद जिस तरह शाजिया ने कहा कि रूटीन से हट के आपको ऐसे त्यौहार जो है मौका देते हैं कि आप अपने अपनों में मिलें और ये खुशियाँ बिखेरें, आपकी ईद कैसी? मेरी ईद भी सबकी तरह होती है, मज़े की ईद होती है, ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिलता है, क्योंकि बिज़ी होते हैं हम लोग, जॉब भी करते हैं, मुशायरों में जाना, कभी किसी शहर जा रहे हैं, कभी किस मुल्क जा रहे हैं। ईद एक ऐसा मौका होता है। छोटी ईद तो मैं मुल्तान में करती हूँ अपनी अम्मा के साथ, वहाँ जाती हूँ। तो बड़ी ईद पे यहीं होते हैं इस्लामाबाद में, हम परदेसी होते हैं। तो फिर सुबह तो वही होता है कि ईद नमाज के लिए घर वाले जा रहे होते हैं और फिर कसाई का इंतज़ार हो रहा होता है। उसके बाद फिर शाम को मेरे उस्ताद हैं प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, उनके घर मैं ज़रूर जाती हूँ इस ईद पर। अगर छोटी ईद पे हूँ तब भी उनको सलाम करने। तो बाकी शाम को खाला की तरफ जाना, मेरा ननिहाल है यहाँ पे, तो इसी तरह सारा दिन बिजी गुजर जाता है। कुकिंग को इतनी मुझे अच्छी आती नहीं है लेकिन शौक भी नहीं है? नहीं है, इंटरेस्ट नहीं होता? बिल्कुल नहीं है, नहीं है शौक, बचपन से नहीं है। बचपन से तो ये है कि मेड है, वो बनाती है, थोड़ी बहुत मैं हेल्प करती हूँ। लीना कभी नहीं, एक दिन अपने मियाँ से कह रही थी तो नूर से रोटियाँ नहीं, मैंने अब रोटी बनानी सीख ली है, अब मुझे रोटी पकानी आती है। लेकिन ये है कि लीना आपसे सीख लेंगे। मैं आपसे बिल्कुल सीख लूंगी, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं है कि कुछ ना बनाना आता हो, वो इंसान ने गुजारा भी करना होता है, इतना तो कर ही लेते हैं। इतना तो कर ही लेता है। बिल्कुल। शायरी से ज़रा इस तरफ आते हैं अब, शायरी से लगाव कैसे पैदा हुआ? अच्छा, मेरे फादर जो हैं वो एडवोकेट थे और मतलब बहुत वेल लर्नड, बहुत मीर और गालिब को, शेक्सपियर, हैमलेट, वर्ड्सवर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने बचपन सारा अपना वही किताबों में मेरी परवरिश हुई, मैंने देखा लाइब्रेरी अब्बू की, तो सारा फिर शौक़ से मैं पढ़ती थी। और अब्बू तो फ़ारसी भी बोलते थे, तो मुझे इंस्पिरेशन अपने फादर से मिली ना। वो अब्बू तो चलते फिरते शेर सुनाते थे, मीर का, गालिब का, कुछ अम्मी को भी सुना रहे होते थे कुछ अशार इस तरह। मेरा ख़्याल है मैं 9th-10th में थी जब से मैं लिखना शुरू किया। मेरी पहली किताब जो थी परवीन शाकिर की खुशबू मैंने ख़रीदी थी अपनी पॉकेट मनी से, और मुझे याद है उसके बाद फिर ये सिलसिला रुका नहीं। फिर अहमद फराज, कतील शिपाई और बहुत से शायरों को पढ़ा, जमाल एहसानी, इस तरह। इंस्पिरेशन बचपन में तो आपको ज़ाहिर है कि आप डिफरेंट पोइट्स को पढ़ते, शौक़ होता है अगर, तो आप पढ़ रहे होते हैं, आप अपनी डायरी में उनके अशार लिख रहे होते हैं, फिर आप ख़ुद लिखना शुरू करते हैं।
फिर मज़े की बात यह है कि उस वक्त आप जो शेर कह रहे होते हैं वो एज सच उस तरह आपके मीटर्स पूरे नहीं उतरते, लेकिन हम समझ रहे होते हैं वो हमने तो कुछ लिखा है। बिल्कुल। फिर वक्त आगे बढ़ता है, इंसान सीखता है, हर दिन सीखता है। तो मैंने भी जमाल हसानी का शेर याद है कोई? सर मैंने आपसे कहा कट करते हैं यहाँ पे। हारून न साहब कोई ख्वाब ही देखा न इस्तिखारा किया, हाँ। बस एक सुबह यूं ही खल्क से किनारा किया। हारून साहब, एक सवाल जो नाजरीन भी ज़रूर आपसे पूछना चाहते हैं, आपके कॉलम का जो टाइटल है ना तमाम, उसके इंतखाब की क्या वजह है? वो इकबाल का शेर है। वैसे उस वक्त जब मैं मेरे जहन में नहीं था, जब ये उन्वान मैं तय कर रहा था, इससे पहले एक और उन्वान से मैं लिखता था, मेरा ख्याल है, तो नहीं हरफ नातमाम। फिर मैंने कहा ये हर्फ तो फालतू है नातमाम। उस वक्त शऊरी तो भी मेरे जहन में नहीं था, मगर ये इकबाल के उस मिसरे से मेरे लाशऊर में होगा कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फैफून। दूसरी बात ये, कालम एक नामुकम्मल तहरीरी होता है। आप यानी एक मौजू सूझा आपको और 12-1 बजे 2 बजे तक आप अखबार पढ़ते हैं और थोड़ा सा वक्त होता है, उसी में आपको लिखना होता है। इसे घोस्ट राइटिंग कहते हैं। और अपना यूसुफी साहब ने मुझे कहा कि अगर कभी ये मजमूआ छापे हैं, बहुत से लोग कहते हैं छाप दें, तो इसे एडिट न करें, इसी तरह छाप दें। मैं वैसे ज़्यादा तौर पर उन्होंने कहा ये घोस्ट राइटिंग है, ये उस तरह की तहरीर नहीं है। ये आपको पता है ना, यूसुफी साहब तो साल भर रखते थे, जो सब बड़े लिखने वाले अपना, उसका अनीस के बारे में कहा जाता है कि वो महीना भर अपना कलाम किसी को नहीं सुनाते थे। और जो बड़ा अरब शायर है इमरुल उसके ज़ुहैर बिन अबी सुल्लम कहते हैं, उसे शायर यकसाला भी कहते हैं, कि 1 साल से पहले अपना कलाम किसी को नहीं सुनाता था। यूसुफी साहब तो कहते हैं मैं लिखता हूँ और पाल में डाल देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर पढ़ता। बहुत उनकी तहरीरों में नज़र भी आता है। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। वैसे मैं शायद ये वाहिद आदमी हूँगा, मैं इसको कोई एजाज़ की बात नहीं कहता, कोई फ़ख्र की बात नहीं, कि मैं उसे आखिरी वक्त तक पढ़ता रहता हूँ। यानी जब वो भेज देता हूँ दफ्तर को तो उसे पढ़ता रहता हूँ, टेलीफोन पे 2-3 दफ़ा उसकी तस्हीह करता हूँ, लफ्ज़ बदलता रहता हूँ। फिर भी ये एक नामुकम्मल तहरीर ही होती है। ये उस तरह की अदबी तहरीर तो नहीं है जिसको आप काफ़ी वक्त दे सकें, पूरा इनामाक उसमें पैदा कर सकें। बिल्कुल। इसी के साथ ही एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन इस खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के खूबसूरत सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं जबीन आपसे ज़रूर जानना ये चाहूँगी कि टीवी इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? बहुत ही इत्तेफाक से क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है सवात से। मैं सवात से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, मैं वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, वहीं से ग्रेजुएशन किया, फिर पेशावर यूनिवर्सिटी। तो इंतहाई इत्तेफाक ये था कि मैं एक अपने सरकारी चैनल पे ही गई हुई थी और वहाँ खालिद महमूद जैदी साहब, बहुत बड़ा नाम PTV का थे, और उन्होंने वैसे ही बैठे बैठे मुझे कहा बेटा इधर आओ, एक सीन है, करोगी? तो मैंने कहा हाँ जी। और मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कोई मतलब ABC भी नहीं पता था कि कैमरे का किस तरफ देखना है, क्या करना। मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें आ जाए। कश्मीर का एक प्ले था ईंधन के नाम से, उसमें बड़ा ही मेन रोल लिया उन्होंने और मैंने कर भी लिया। जब आप बेखबर होते हैं ना तो आप बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ें कर गुजरते हैं। जब आपको चीज़ों के मतलब भावताओं का पता चल जाता है, उनकी बारीकियों का पता चल जाता है, फिर आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो उस वक्त मैं बेखबरी में, जब मैंने वो सीरियल किया, लॉन्ग प्ले था और उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया, उस वक्त बाकी चैनल्स भी नहीं थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उसका एक इम्पैक्ट था। तो जब हर तरफ से वाह हुई, मैंने कहा तो बड़ा कमाल काम किया मैंने। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला उसमें एक तरह की बेसाख्तगी जी, उसमें कोई ऐसा वो नहीं था, जैसे उसको कहते हैं ना, जैसे था वैसे उसी की बुनियाद पर वो मैं कर दिया। तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर रुका नहीं। और उसके बाद फिर मुझे एक्टिंग में ये था कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी एक्टिंग की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फिर होस्टिंग की तरफ परमानेंट फिर इस साइड पे आ गए। तो उसकी तरफ परमानेंट आ गए और फिर वो एक लगाव बन जाता है, फिर वो एक आदत सी हो जाती है और वो सिलसिला वो उसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च की ज़रूरत होती है, फिर आप तो वो चीज़ें मज़ा देती हैं। बिल्कुल। शायरी से सुनने की हद तक तो बहुत, क्योंकि 7th 8th में मैं पोइट्री सुनती थी तो अमूमन ये कहा जाता था लड़की पे नज़र रखो, ये इस उम्र में क्यों शायरी सुनती। उस ज़माने में ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब अगर बच्चे शायरी सुने तो उनको कहते हैं अच्छा ये शायरी क्यों सुन रही है, ये इसके ये टाइम शायरी सुनने का नहीं है।
तो मुझे गज़ल अच्छी लगती थी, मैं गज़लें भी सुनती थी। गुलशन आरा सैयद मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट, जब मैं 9th-10th में थी तो मुझे बहुत पसंद थी। तो वो होता है ना, बड़ों की थोड़ी नज़र हो जाती है कि, लेकिन मुझे मतलब अहले ज़ुबान लोग बड़े अच्छे लगते हैं, उर्दू बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए पठान होने के बावजूद मैंने उर्दू पे अपना इतना काम किया और उर्दू अपनी ठीक की। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। शाज़िया, शायरी का ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ? शायरी का ज़ौक़, देखिए शायरों के बारे में एक बात कही जाती है कि शायर पैदाशी तौर पर या तो शायर होता है या नहीं होता है, दरमियानी कोई चीज़ नहीं होता। तो वो एक फितरी जो रुझान है वो शुरू से हर बच्चे की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी जो है उसका पता चलता रहता है। मेरी फैमिली में कोई मुझसे पहले पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना कोई लड़कियों में ना कोई लड़कों में, कज़न्स में भी कोई नहीं। जो हमारे पेरेंट्स थे वो भी नहीं पढ़े लिखे थे, फैमिली में कोई नहीं था पढ़ा लिखा। तो मुझे मुताले का बहुत शौक़ था। जब मैं स्कूल लाइफ तक तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा, लेकिन जैसे ही फ़र्स्ट ईयर में गए तो वहाँ कॉलेज से फिर बहुत सारी कुतुब का मुताला जो है वो शुरू किया और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्रेज़ बनता गया उसका। बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि लाइब्रेरी में हमारे ये रूल था कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा बुक इशू होगी और अगले हफ्ते वो रिटर्न होगी, तो फिर दोबारा कोई आप नई बुक ले सकते हैं। तो मैं एक किताब एक दिन में बल्कि चंद घंटों में पढ़ लेती थी, तो मुझे पूरा हफ्ता बगैर किताब के गुजारना मुश्किल होता। मैं ऐसा करती थी, अपनी 5-7 सहेलियाँ पकड़ के ले जाती थी और पहले से किताबें सेलेक्ट करके अलमारियों में छोड़ आती थी। तो एक सहेली से कहती थी तो मुझे अपने नाम पे फ़लाँ किताब इशू करवा दो, दूसरी से कहती थी फ़लाँ किताब, तीसरी से, और फिर वो ढेर सारी किताबें ले जाती थी, अपने एक हफ़्ते के लिए ज़ख़ीरा कर लेती थी और बमुश्किल जो है वो एक हफ़्ता मेरा गुजरता था, फिर अगले हफ्ते नई किताबें। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने से, मुताले से जो है वो रुझान पैदा हुआ। मैं ये नहीं कह सकती कि उस वक्त कोई ऐसी पर्सनैलिटी या कोई ऐसी शख्सियत या घर में किसी को देख के या फैमिली में किसी को देख के इस तरफ जो है वो बस फितरी तौर पे मेरा रुझान था। उर्दू की तरफ बहुत ज़्यादा था। उस वक्त मैं फ़िक्शन बहुत पढ़ती थी, अब भी फ़िक्शन शौक़ से पढ़ती हूँ, शायरी से ज़्यादा फ़िक्शन शौक़ से पढ़ती हूँ। और जो किताब से आपको लगाव था, मैं एक सवाल जो मुझे एकदम से आ रहा है याद कि आज की नस्ल में, आज आप टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से आप वाबस्ता हैं, उसमें आज की नस्ल में किस हद तक वो रुझान देख रही हैं? जो आप शौक़ बता रही हैं कि जी अपनी 2 सहेलियों को लेकर जाती थी आप, वो किताब से किस हद तक लगाव है? वैसे मैं मायूसी की बातें तो नहीं करती, लेकिन इस हवाले से जो रियलिटी है, वो जो हम देखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द है, एनवायरनमेंट है, हम एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट में हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे मतलब मुताला जो है वो तो एक है कि अपनी पसंद की हद तक कोई बच्चा जो है उस तरफ जाए, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। लेकिन जो ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है वो उर्दू ज़ुबान के हवाले से है कि बच्चे, इवन कि मेरे अपने घर में हज़ारों किताबें मौजूद हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी शौक़ से बुक शेल्फ से कोई किताब उठा के नहीं पढ़ी और उनको नेट पे गेम्स और इस किस्म की चीज़ें, आपको पता है कि ये इंटरनेट जनरेशन जो है वो सारी की सारी नेट पे भी हालांकि किताबें अवेलेबल होती हैं, मैं बहुत सारी किताबें नेट पे पढ़ती हूँ, लेकिन हमारे बच्चे और हमारी ये सारी जनरेशन जो है वो किताब से थोड़ी सी दूर हो गई है। ये मैं समझती हूँ इसमें सिर्फ उस्ताद ही नहीं, हम वालिदैन भी इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं ख़ास तौर पे एक मिसाल देती हूँ कि अगर मैं जो अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी जो बोलती हूँ, मेरे बच्चे उसमें से कितने % अल्फाज बोलते हैं या कितनी % बोलते हैं, मैं इसमें अपना फेलियर समझती हूँ कि मैं जितनी ज़ुबान जानती हूँ, मेरे बच्चे आज माशाल्लाह तीनों बच्चे जो हैं वो कॉलेज एज में हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उनको शायद वो 25% लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर पाई हूँ या वो जो इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा फेलियर है कि मैं उन तक वो चीज़ जो है वो प्रॉपरली शायद डिलीवर नहीं कर पाई, या हमारे यहाँ आज कल ये रुझान है कि बच्चों को इंग्लिश बोलने पे या घरों में भी मतलब मादरी ज़ुबान या टेक्नोलॉजी ने इस तरह इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो आईपैड्स और इन सब पे हो गए हैं, तो वो सारा रुझान जो है वो बल्कि इस हवाले से मैंने एक शेर लिखा था कि हुनर ले लो कोई चाहे इन्हें हुस्ने बयां दे दो, हुनर ले लो कोई चाहे इन्हें हुस्ने बयां दे दो, मेरे बच्चों को विरसे में फ़कत उर्दू ज़ुबान दे दो। वाह वाह वाह। राशिदा, आपकी कोई तहरीर, आपकी कोई नज़म आपकी लिखी हुई, आपकी पसंदीदा? बल्कि मेरी वैसे तो और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा माहौल ऐसा है कश्मीर के हवाले से मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। ईद का मौका है तो कश्मीरी भाइयों को भी, बहनों को भी उनका दर्द हमारे दिल में होता है। तो एक गज़ल से सर की इजाज़त से चंद अशार। है लहू में तर दुआ कश्मीर की,
है लहू में तर दुआ कश्मीर की, अब तो सुन ले ए खुदा कश्मीर की। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। पूछते हैं ज़ख्मी फूलों के बदन, पूछते हैं ज़ख्मी फूलों के बदन, ख़त्म होगी कब सज़ा कश्मीर की, बहुत खूब, बहुत खूब। ख़त्म होगी कब सज़ा कश्मीर की। एक तरफ देखी जहाने बुज़दिली, एक तरफ देखी जहाने बुज़दिली, एक तरफ देखी अना कश्मीर की। बहुत अच्छा। एक तरफ देखी जहाने बुज़दिली, एक तरफ देखी अना कश्मीर की। और खून के धब्बे नुमायां कर गई, खून के धब्बे नुमायां कर गई, जब भी बरसी है घटा कश्मीर की। और कैसे होते हैं वहाँ के रोज़ो शब, कैसे होते हैं वहाँ के रोज़ो शब, ए हवा कुछ तो बता कश्मीर की, ए हवा कुछ तो बता कश्मीर की। लग के पेड़ों के गले रोया है वो, लग के पेड़ों के गले रोया है वो, जिसने देखी करबला कश्मीर की, जिसने देखी करबला कश्मीर की। नज़्म लिख कर रो पड़ी माहीन खुद, नज़्म लिख कर रो पड़ी माहीन खुद, और मदद करती भी क्या कश्मीर की। बहुत बहुत है लहू में तर दुआ कश्मीर की, अब तो सुन ले ए खुदा कश्मीर की। इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन शाजिया से भी हम ज़रूर सुनेंगे कश्मीर की सूरत हाल और कश्मीर से मुतालिक उन्होंने भी नज़में लिखी हैं, वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। एक ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद शाजिया मैं चाहूँगी कि कश्मीर से मुतालिक आपने जो नज़म लिखी वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं। और इस नज़म के साथ मेरी वाबस्तगी भी कुछ ऐसे है कि ये नज़म कश्मीर में लिखी थी और पहली दफ़ा कश्मीर के ही मुशायरे में मैंने सुनाई थी। माशाल्लाह। तो आज आपने ज़िक्र किया और हम सब जो है बड़े हसास हैं इस मौजू के साथ, इस और आज के दिन के हवाले से भी ख़ास तौर पे। तो वो चंद अशार हैं, पंजाबी में हैं, तो कश्मीर के नाम ये चंद अशार। सावां दी जद पींग हुलारे लैंदी है, सावां दी जद पींग हुलारे लैंदी है, धरती मां दी आवाज बड़ा कुछ कहंदी है। और एदी खाक च रलिया लहू शहीदां दा, एदी खाक च रलिया लहू शहीदां दा, एदी खाक च रलिया लहू शहीदां दा, ए मिट्टी हुण मिट्टी नहीं है मेहंदी है, ए मिट्टी हुण मिट्टी नहीं है मेहंदी है। और चंद ते तारे एने सौखे लभदे नहीं, यहाँ परचम पे जो चांद तारे उसकी तरफ मेरा इशारा है। चंद ते तारे एने सौखे लभदे नहीं, चंद ते तारे एने सौखे लभदे नहीं, अरशां तेकर पौड़ी लानी पैंदी है, अरशां तेकर पौड़ी लानी पैंदी है। और आज़ादी नहीं मुल्ले लभदी मंडियां तो, आज़ादी नहीं मुल्ले लभदी मंडियां तो, इस बूटे नू रत पिवाणी पैंदी है। और चंद ते तारे एने सौखे लभदे नहीं, अरशां तेकर पौड़ी लानी पैंदी है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मेजबीन, जो सूरत हाल इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है और वहाँ पर जिस तरह हमारे कश्मीरी भाई बहन पाकिस्तान का परचम लहराए उस भारतीय जुल्म और सितम का सामना कर रहे हुए हैं, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं कश्मीरी कौम को सलाम पेश करती हूँ कि उनकी मतलब जब से पाकिस्तान बना, जब से पाकिस्तान ये जद्दोजहद उसी वक्त से शुरू है। मतलब 1947 में जब उन्होंने ख़ुद जाके कह दिया है कि भाई एक इंतखाबात के थ्रू इनको इनका हक़ खुद इरादी देना चाहिए, वो अपनी बात से फिर गए। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दफ़ा हुआ है। मतलब वो बात करते हैं फिर उससे फिर जाते हैं, और अब हमें वो मेंटालिटी उनकी समझ आ गई है कि ये क्या चाहते हैं। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो कहते हैं ख़त्म हो जाता है। ये जितना भी आज़मा ले कश्मीरियों को,
हम पहले भी मतलब हर प्लेटफॉर्म पे हमने ये कहा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, और हम इस चीज़ को जब हम कहते हैं ना कि शहरक, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी अहम एक वजूद का वो हिस्सा है जिससे आपकी सांसें आ रही हैं जा रही हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी है। तो हमारे लिए कश्मीर इतनी अहमियत रखता है। हमारी दुआएं, हमारी खिदमत, हमारी हर तरह से हम हाजिर हैं उनके लिए। हमें ना तो कभी मौत से डर लगता है, ना हमें जंग से डर लगता है, लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ एक अच्छे तरीके से टेबल टॉक के थ्रू अगर वो सॉल्व हो जाए, जिस तरह मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी चाहते हैं उसी तरीके से उसका फ़ैसला कर दिया जाए। लेकिन इतनी हिम्मत हिंदुस्तान को कौन देगा? वो इस चीज़ से डरते हैं। उनको पता है कि ज़बरदस्ती, मोहब्बतों का सौदा ज़बरदस्ती हो ही नहीं सकता। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई जंजीर की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती की ज़रूरत, किसी मिन्नत की भी ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत या तो है या नहीं है। तो अगर उनकी मोहब्बत हमारे साथ है तो किसी सूरत में हिंदुस्तान उनके दिलों से नहीं निकाल सकता। हिंदुस्तान को ख़ुद भी शर्मिंदा होना चाहिए कि वो छोटे छोटे मासूम 2 साल 3 साल के बच्चों पर भी मतलब पैलेट गन से वो उनको भी नहीं बख्शता। तो ये कौन सी जहनीत है? ये इंसानी जहनीत है ही नहीं। बल्कि हैवान भी, आपने कभी हैवान को भी अपने बच्चे खाते हुए नहीं देखा होगा जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में दुनिया को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। वो तमाम जो ये दावे करते हैं कि भाई हम इंसाफ पसंद हैं, चाहे वो UN है, चाहे कोई भी इदारा है, उनको मेरे ख्याल में चाहिए कि बड़ी वो इस चीज़ पे ख़ुद एतमादी के साथ और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो इंसाफ का साथ दें, क्योंकि ये तो एक तारीख़ लिखी जा रही है। ये चीज़ें ये छुपा नहीं सकते, ये इसको रोक नहीं सकते। कुछ भी होगा इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। कुर्बानियों के बाद इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद इंशाल्लाह। और जितनी फोर्स वो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, 9 लाख के करीब जो है फोर्स, और फिर कहते हैं कि जी हम इनको तरक्की देंगे, ये इतना जुल्म और सितम उन पर ढा के। हारून साहब, शाजिया ने बीच में एक जिक्र किया था किताब से लगाव का, क्या कहेंगे? वो आज जो वो अपना टाइम्स का बता रही थी कि वो जो लगाव वो रखती थी, आज की नस्ल में उस तरह से वो रुझान कैसे पैदा किया जाए? देखिए, पिछली नस्ल में भी बहुत इन्हमाक नहीं था, पढ़ने में कम लोग थे जो पढ़ते थे। अब तो खैर एक सतहियत का कल्चर पैदा हुआ, टेलीविज़न का असर भी है। दुनिया में टेलीविज़न ज़ाहिर है हमसे पहले आया है, और मगर उसने किताब को इतना मुतअस्सर तो किया होगा। फिर अब सोशल मीडिया बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट कर रहा है। वो उसमें दिलचस्पी का एलिमेंट, सतही दिलचस्पी का एलिमेंट ज़्यादा है, हर तरह का कचरा है। कोई ढंग की चीज़ें भी बहुत होती हैं, कई दफ़ा कोई ऐसी चीज़ पढ़ने के लिए मिलती है कि आदमी हैरान होता है। तो उससे ये एक तो ये रुझान कम हुआ है, और उसमें ठीक कहा शाजिया ने कि वालिदैन भी उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन माहौल पूरा ऐसा है, असातिज़ा भी ज़िम्मेदार है। हमारे असातिज़ा, मुझे याद है 10वीं में मैं पढ़ता था तो मुझे एक नावल तर्जुमा करने के लिए दिया मेरे उस्ताद ने। मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जैसे भी कर सकते हो, चुनांचे कुछ ना कुछ हमें करना। मुझे गालिब पढ़ने के लिए दिया गया। मीर को हमने 9वीं और 10वीं में पढ़ लिया था, और उस ज़माने के जो कम से कम 2-3 हज़ार शेर मैंने उस ज़माने में याद किए होंगे, जो मुझे अब तक उस ज़माने में याद की हुई चीज़ भूलती नहीं है। किताब से इन्हमाक एक तो वो है जो फितरी तौर पर माहौल से पैदा होता है, बहुत सी चीज़ें माहौल ही से पैदा होती हैं। एक वो है जो पैदा किया जाता है, बच्चों को वो उसकी ताकीद की जाए, तलकीन की जाए मुनासिब हद तक, जबर के साथ नहीं। उन्हें बताया जाए कि इसका इल्म में इजाफा इसी से होता है, या पढ़ने से होता है, या अहले इल्म की सोबत से होता है, या डिस्कशन से होता है। 3 तरह से इल्म हासिल होता है। तो वो इन्हें कम हो रहा है और इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन हम तो और बहुत डे टू डे चीज़ों में उलझे हुए हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स जिसने किताब में इन्हमाक पैदा न किया हो और अहले इल्म की सोबत में न बैठा हो तो वो ज़िंदगी के मानी समझ सके। ज़िंदगी ये नहीं है जो हम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रुपया हो बहुत सारा, और एक गाड़ी हो, और एक अच्छा मकान हो, और खाना पीना हो, और लिबास हो, और तफाखुर हो। ज़िंदगी में जो खूबसूरती है, जो जमाल है, वो इल्म से पैदा होता है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर तुम ये समझ सको कि ये क्या कितनी मसरत है सीखने में, अगर तुम समझ सको कि प्लेयर ऑफ नॉलेज क्या है, काश कि तुम ये बात समझ सको, तुम्हें अंदाज़ा हो कि ज़िंदगी के, फिर तुम्हें ज़िंदगी की समझ में आएगी। तो ये तो देखिए एक जब दवाल पजीर माशरे में जहाँ और बहुत से सहने होते हैं, वहाँ इल्म से ताल्लुक़ भी कम होता चला जाता है। कोशिश करनी चाहिए, कोशिश से कभी दस्तबरदार नहीं।
शाजिया, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपके बच्चों में ये रुझान, शायरी से लगाव है बच्चों को, और एक होता है ना कि भाई वालिदैन को देख के एक तो चीज़ एक नेचुरली कैरी ओवर भी होती है, अगली जनरेशन में ज़रूर आती है। तो ये तो कहें अपनी पसंद का कोई कलाम तो अपनी पसंद का बिल्कुल कलाम भी हम ज़रूर सुनेंगे। ज़रूर अपनी पसंद का कलाम भी सुना दूंगी, और पहले आपके सवाल का जवाब भी दूंगी कि जिस तरह मैंने आपको अपने बारे में बताया कि किसी को पढ़ते नहीं देखा, लेकिन मुझे फितरी तौर पे मेरा रुझान इस तरफ था और पढ़ने लिखने की तरफ, और वो आज तक सिलसिला मैंने टूटने नहीं दिया। ना उसमें कोई चीज़ जो है वो मुझे रखना अंदाजी जो है वो उस हवाले से कोई, ना शादी ना बच्चे ना जॉब, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही, लेकिन स्टडीज़ आज भी जारी हैं। और जहाँ तक बच्चों का है तो मैं चूँकि ये देखती किताब के हवाले से तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं देखती बच्चों के अंदर रुझान, लेकिन चूँकि मैं पेंटर भी हूँ, पेंटिंग करती हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरे बच्चों में ख़ास तौर पे बेटी में, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी, तो जो बेटी है उसका पेंटिंग की तरफ बहुत रुझान है, और वो जब भी मैं पेंटिंग करने बैठती हूँ तो वो सम टाइम मुझे भी हैरान कर देती है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वो बनाती हैं। तो आर्ट जो है ना, देखिए फ़नून लतीफ़ा की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, चाहे वो अदब है, चाहे वो मुसव्वरी है, चाहे मौसीकी है, किसी भी हवाले से। दरअसल हम ज़िंदगी को जिस जाविये से देखते हैं उस जाविये से उसको बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जो मीडियम है, जो सोर्स है, वो कोई भी हो सकता है, वो लफ्ज़ हैं, वो नस्र है, वो नज़्म है, वो रंग है, ब्रश है, कोई भी मीडियम है। आप यहाँ बैठती हैं, आप बोलती हैं बैसियत एंकर पर्सन, तो आप अपने दिन भर के मुशाहिदात, अपने उसमें ज़ाती तजुर्बात और फिर अपने जज्बात, इन सब को मिला के आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रही होती है। सो आपका जो मीडियम है वो डिफरेंट है, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें नज़र आता है। इसी तरह हम लोग ज़िंदगी को जिस एंगल से देखते हैं, देखें हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ सोचता है, हर इंसान के ख्वाब दूसरे से जुदा होते हैं, हर इंसान के नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, हर इंसान के मुशाहिदात, एक ही वाक़या अगर हम सब देखते हैं, हम वापस जाके जब बयान करेंगे, आप यकीन करें कि इतनी वेरिएशंस होंगी, आप कुछ और तरीके से सुना रही होंगी, उस वाक़े का बयान कर रही होंगी, मैं घर जाके या अपने दोस्तों में किसी और तरीके से उसको बयान कर रही होंगी। तो ये रवैये होते हैं जो हमारे अदब में, हमारी शायरी में, जो भी हमारा मीडियम है इज़हार का, उसमें आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वालिदैन जैसे सोचते हैं या जो जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल होता है तो बच्चे भी, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे 2 कदम नहीं 10 कदम आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हारून साहब वाला सवाल कि आप अपने कोई कलाम अपना पसंदीदा, मैं समझती हूँ कि पहले हमने कश्मीर को तो बिल्कुल हम भूल नहीं सकते, और कश्मीर के हवाले से हमने बात की, तो हम ईद को भी नहीं भूल सकते कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ईद की खुशियाँ भी मना रहे हैं, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, ईद मिलना चाह रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या रूठों को मना रहे हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे मिले जुले जज्बात हैं। तो उस हवाले से एक लाइट सी और एक रोमांटिक सी गज़ल जो है, सर की इजाज़त हो तो सुनो। तुझे देखे तुझे चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता, तुझे देखे तुझे चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरी खुशबू कोई पाए मुझे अच्छा नहीं लगता, सुनहरी लम्स लिखा था जो तूने मेरे माथे पर, सुनहरी लम्स लिखा था जो तूने मेरे माथे पर, कहीं रख दूं मगर हाय मुझे अच्छा नहीं लगता, कहीं रख दूं मगर हाय मुझे अच्छा नहीं लगता। और बहुत मानूस हैं तुमसे दिलो दालान ख्वाबों के, बहुत मानूस हैं तुमसे दिलो दालान ख्वाबों के, कदम रखे कोई आए मुझे अच्छा नहीं लगता, कदम रखे कोई आए मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा ये लगता है कि चादर ओढ़ कर निकलूं, तुम्हें अच्छा ये लगता है कि चादर ओढ़ कर निकलूं, तुम्हारी बात रह जाए मुझे अच्छा नहीं लगता, और बहुत खाली रहूं फिर भी जगह ये तेरी भरने को, बहुत खाली रहूं फिर भी जगह ये तेरी भरने को, कोई मेरी तरफ आए मुझे अच्छा नहीं लगता, और गवारा कर ही लेती हूँ अगर वो शहर में ना हो,
गवारा कर ही लेती हूँ अगर वो शहर में ना हो, यहाँ होकर न मिल पाए मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुम्हारे गुनगुनाने से फ़ज़ा भी गुनगुनाती है, तुम्हारे गुनगुनाने से फ़ज़ा भी गुनगुनाती है, वही नगमा कोई गाए मुझे अच्छा नहीं लगता। और आखिरी शेर कि जिसे अक्सर पहनते हो तुम्हें जो रंग जचता है, जिसे अक्सर पहनते हो तुम्हें जो रंग जचता है, पहन ले और जो चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत पोजेसिव किस्म की गज़ल। ये खालिस निसाई जज्बात की नक्काशी कर रही है। राशिदा, आप भी रोमांटिक शायरी से काफी आपका भी रुझान उस तरफ है। जी मेरा तो है ही उधर। बिल्कुल, हम चाहेंगे आपसे भी सुने और फिर हमें खूबसूरत लिखती है। बिल्कुल। और वो और सुनाती उससे भी खूबसूरत है। हो जाए तो फिर वो और भी अच्छा हो जाए। आप दोनों माशाल्लाह बड़े ही अपने रंग बिखेरे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। की फरमाइश है तरन्नुम से जो चले ज़रूर, प्लीज़। 3-4 अशार। मोहब्बत को अकीदा आशिकी को दीन कहता था, मोहब्बत को अकीदा आशिकी को दीन कहता था। कोई था जो मेरी हर बात पर आमीन कहता था। बहुत खूब। शुक्रिया। कोई था जो मेरी हर बात पर आमीन कहता था। वो हर सांस में जपता था मेरे नाम की माला। वो हर सांस में जपता था मेरे नाम की माला। कभी महताब कहता था, कभी माहीन कहता था। शुक्रिया। कभी आने नहीं देता था मेरी आँख में आंसू। मेरे अश्कों को अपने इश्क की तौहीन कहता था। मोहब्बत को अकीदा आशिकी को दीन कहता था। कोई था जो मेरी हर बात पर आमीन कहता था। मोहब्बत के रंगों से सजा दिया है प्रोग्राम को। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोई और आपका पसंदीदा शायर? अच्छा, हारून साहब के लिए थोड़ा सा तो अशार एक गज़ल से कुछ। और फिर इसके साथ ही फिर हम ज़रूर। अच्छा, प्यार करने की घड़ी किसके लिए आती है, प्यार करने की घड़ी किसके लिए आती है, निश्शब को ये परी किसके लिए आती है। वाह। तुम मेरे सामने आ बैठे हो और पूछते हो, तुम मेरे सामने आ बैठे हो और पूछते हो, मेरे होंठों पे हंसी किसके लिए आती है। और गम तो आता है कि मैं थोड़ी सी संजीदा लगूं, गम तो आता है कि मैं थोड़ी सी संजीदा लगूं, ये मगर इतनी खुशी किसके लिए आती है। कोई बतलाओ कि शोला सी भड़कती लड़की, कोई बतलाओ कि शोला सी भड़कती लड़की, बर्फ़ की रुत में मरी किसके लिए आती है। दिल के गुलदान में तुम इसको सजा लो माहीन, दिल के गुलदान में तुम इसको सजा लो माहीन, शाख पर और कली किसके लिए आती है। प्यार करने की घड़ी किसके लिए आती है।
निश्चब को ये परी किसके लिए आती है। वाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, और हमारा दिल तो यही कर रहा है कि ये सिलसिला जो है रुके ना, ये सिलसिला आगे बढ़े, लेकिन वक्त जो है और उसका पता भी नहीं चला। हम इंशाल्लाह ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें कभी फिर एक ऐसी नशिस्त जो है हम सजाएं और आप हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया राशिदा, आपने हमें ज्वाइन कराया। शाज़िया, आपका भी बहुत शुक्रिया। महजबीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सब थैंक यू। और इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।